हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको राइटिंग में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट ले चलते हैं नोटिस राइटिंग की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है एंड व्हाइल यू आर रीडिंग उस क्वेश्चन के की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है, योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट an inter-class seminar on the topic the importance of mental health to create awareness in adolescents. As the head of the organizing committee, write a notice to inform all students about the seminar and invite registration from classes 11th to 12th. जिस तरह आप देख सकते हो कि मैंने इम्पॉर्टेंट की वैल्यू पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं। इंटर क्लास सेमिनार ऑन द टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ टू क्रिएट अवेयरनेस मैंने अंडरलाइन किया है। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसने ये नोटिस लिखा है और ये नोटिस क्लासेस 11th एंड 12th के लिए है to invite their registrations. इसके अलावा आपने date, time and venue लिखना है, like you can see in the answer. Date, time and venue always write as points. इसको पैराग्राफ में मत लिखना। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट लिखें और ज़रूर देखें कि डेट ऑफ सेमिनार शुड बी एटलीस्ट 5-6 days आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस। नोटिस राइटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का फॉर्मेट का 1 है। फॉर्मेट इंक्लूड्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस एंड द हेडिंग, द टाइटल ऑफ द नोटिस एंड डेट एंड हाउ यू एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 words फ्रॉम वानी गोपालन, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ एन एनजीओ। एनजीओ का नाम नहीं दिया है, बट फॉर द लॉन्च ऑफ ईच वन टीच वन। मैं हमेशा कह रही हूँ कि आप अंडरलाइन करो मेन वैल्यू पॉइंट्स को। एड्रेस टू स्कूल प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। तो कौन इनवाइटी है, किनको बुलाया है? प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स को। और लिखना है मेंशन अ कंपेलिंग हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद अदर नेसेसरी डिटेल्स। तो कंपेलिंग हाईलाइट, एक कंपेलिंग हाईलाइट आपने इन्वेंट करना है। तो आप देखो आंसर में एनजीओ का नाम इन्वेंट किया XYZ एनजीओ। क्वार्टरली इनवाइट्स, कौन इनवाइटी है? प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। अगर स्पेसिफिकली इनवाइटी का नाम नहीं पता और जनरल पब्लिक के लिए तो यू लिखेंगे वहां पे। अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स के लिए है तो ये हमने ऐड किया यहाँ पे। एंड किस लिए? टू द लॉन्च ऑफ ईच वन टीच वन। एंड हमें एक कंपेलिंग हाईलाइट ऐड करना था। ये प्रोग्राम एम्पावर करेगा अंडर प्रिविलेज जो गरीब बच्चे हैं उनको। और डेट, टाइम, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंक्लूड करना। RSVPs रिस्पॉन्दे सिल्वू प्ले। अगर किसी ने कंफर्म करना है जाने के लिए उस प्रोग्राम के लिए तो किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? तो उनका कांटेक्ट नंबर वानी गोपालन, और उनका नंबर आपने इन्वेंट करना है। वो चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं XYZ एनजीओ के। अच्छा, ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि फॉर्मल इनविटेशन लिखना है या इनफॉर्मल। तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल है जो मैंने आंसर दिया है आपको। आप इनफॉर्मल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वो फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें डेट, टाइम, वेन्यू और ओकेजन ज़रूर ऐड होना चाहिए और इनवाइटी और इनवाइटर का नाम ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेटर टू एडिटर। क्वेश्चन इज, financial literacy is increasingly recognized as a crucial 21st century skill for young individuals. Write a letter to editor of local daily discussing the benefits of providing financial literacy to children
Also suggests effective ways to raise awareness about the importance of this education among parents and guardians. So ये important value points हैं और आपको cues भी दिए गए हैं. So which is very easy. आप letter as चित्रा महापात्रा from पुरी लिखेंगे उड़ीसा. तो सेंडर्स एड्रेस मिल गया आपको. क्यूज बहुत इजी दिए गए हैं, क्या क्या इंक्लूड करना है. आपने बेनिफिट्स क्वेश्चन में लिखा है, वन थिंग यू हैव टू इंक्लूड इज बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग एंड सेकेंडली सजेस्ट इफेक्टिव वेज. तो एटलीस्ट 2 बेनिफिट्स आप लिखेंगे इन द लेटर टू एडिटर एंड 2 एटलीस्ट लिखेंगे सजेस्टिव वेज टू रेज अवेयरनेस. क्यूज जो दिए गए हैं, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ यंग एज. ये एक आइडिया देता है कि क्या बेनिफिट होएगा बच्चों को, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगा. इज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ फाइनेंसेस बेनिफिशियल फॉर यंग लर्नर्स and why skills learned during childhood tend to have a lasting impact. So ये question आपको idea देता है कि किस direction में आपने जाना है और इसका assessment का तरीका है फॉर्मेट की 1 मार्क्स, कंटेंट की 2, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे आप, benefits और effective ways of raising the awareness ये इंक्लूड करोगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स हैं. चलो ले चलती हूँ आंसर की तरफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है पूरी उड़ीसा, ओके, एंड देन डेट लिखनी है आपने एंड द एडिटर. क्योंकि लोकल डेली है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी अखबार जो उड़ीसा में है, या यू कैन जस्ट राइट इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स एंड देन पूरी उड़ीसा, राइट. सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद भी लिख सकते हैं और बिफोर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बोथ आर करेक्ट. And start करेंगे through your esteemed newspaper. I would like to draw attention to the importance of, draw the attention of the editor. ये गलत होता है. आप बस draw attention to, किस टॉपिक की तरफ आप ड्रॉ करना चाहते हो attention पब्लिक का जो पढ़ेगी and the concerned authorities. आप टॉपिक का नाम लिखेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक का नाम जरूर होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं और किस तरह ये क्रूशियल है हर दिन के लिए, बच्चों के लिए, किस तरह वो नॉलेज ऑफ सेविंग, बजटिंग एंड मैनेजिंग मनी वाइजली इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड पैराग्राफ में आप बेनिफिट्स इंक्लूड करोगे. एनी 2 बेनिफिट्स कर सकते हो. मैंने यहाँ ज़्यादा किए हुए हैं लेकिन आप 2 बहुत हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट के 2 पॉइंट हैं तो 2 आप बेनिफिट्स लिखेंगे, 2 आप हाउ टू रेज अवेयरनेस लिखोगे, वेज, इफेक्टिव वेज. तो 2 पॉइंट्स मैंने ये कवर किए हैं. स्टूडेंट्स विल डेवलप रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग हैबिट्स, और वो डेट ट्रैप से बच जाएंगे, वो अपने प्लान को प्लान फॉर सिक्योर फ्यूचर, मतलब अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे और उनको अगर अर्ली एक्सपोजर मिलेगा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को तो वो अपना इन्फॉर्म चॉइसेस, डिसीजंस मेक कर सकते हैं. फिर लास्ट पैराग्राफ में आपने ये लिखना है किस तरह अवेयरनेस स्प्रेड करोगे. तो वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह, इवन सोशल मीडिया. एंड जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करना है. तो जिस तरह मैंने बेनिफिट्स और वेज को अंडरलाइन किया है, तो आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने लिखा है कि आप अर्ज करते हो, रिक्वेस्ट करते हो एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को कि फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल करिकुलम में होना चाहिए ताकि बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर, उनका फ्यूचर सिक्योर हो और वो लर्न करें. सो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग द लेटर टू एडिटर. तो क्वेश्चन है, यू आर माया CM फ्रॉम शिलोंग. यू रेड द गिवन एडवर्टीजमेंट and wish to apply for the post advertised. Read the job application along with your biodata. Join our creative team.
a renowned publishing house in Shillong, a new world, is seeking a talented illustrator for children's books. Creative individuals with a passion for storytelling through art are welcome. Experience not mandatory. Team players with degree, diploma in fine arts, graphic design may apply with 5 samples from the portfolio illustrating a variety of work. So even the sender's address and the receiver's address is given. So आपने क्या करना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं और सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड करने हैं जॉब एप्लीकेशन और रेज्यूमे में. ठीक है, आप अंडरलाइन करो आपका नाम, everything from A to Z, and then let's go to move to the writing of job application. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स जॉब एप्लीकेशन के, 2.5 मार्क्स रेज्यूमे के. 5 मार्क्स में 1 मार्क्स फॉर्मेट के हैं ऑफ हाउ जॉब एप्लीकेशन इज रिटन, और रेज्यूमे का भी फॉर्मेट किस तरह आपने इंक्लूड किया है. तो सबसे पहले हम लोग जॉब एप्लीकेशन करेंगे, तो सेंडर्स एड्रेस शिलोंग ऑफ कोर्स इज देयर, और आप कोई लेन का नाम लिख दें. फिर नेक्स्ट वुड बी द डेट. फिर रिसीवर्स एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट लीड को लिखना है और कौन सी पब्लिशिंग हाउस है, अ न्यू वर्ल्ड. ठीक है, और एड्रेस भी दिया हुआ है शिलोंग, एंड इवन पिन कोड भी दिया है. तो नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट लिखना है. हमेशा सब्जेक्ट में ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ whatever the position is. ठीक है ना, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इलस्ट्रेटर फॉर चिल्ड्रंस बुक है, तो आप ये ना लिखें अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे मत लिखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, राइट, या पोजीशन ऑफ. देन आपने स्टार्ट करना है विद सैल्यूटेशन, मीन्स डियर सर और मैम. ठीक है ना. फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, जो आपने एडवर्टीजमेंट को रेफर करना है, और किसी एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, डेटेड, जिस भी एक इन्वेंट करनी है डेट की, मैंने इस एडवर्टीजमेंट को इस पेपर में इस डेट को देखा और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ एज फॉर द पोस्ट ऑफ इलस्ट्रेटर फॉर चिल्ड्रंस बुक इन योर रिनाउंड पब्लिशिंग हाउस. रिनाउंड वर्ड क्वेश्चन से ले लिया है, इवन क्रिएटिव वर्ड क्वेश्चन से ले लिया है. और फिर आपने लिखना है कि ये भी लाइन, जैसे कि मैं फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ और डीप पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल आर्ट, ये भी क्वेश्चन से लिया है. तो क्वेश्चन में अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पैराग्राफ में हमेशा 3 पैराग्राफ्स में जॉब एप्लीकेशन लिखो. फर्स्ट पैराग्राफ में पोस्ट किस लिए अप्लाई किया है, कहाँ से आपको पता लगा पोस्ट का, एंड देन किस डेट के न्यूज़पेपर में था, एंड देन अल्टीमेटली सेकेंड पैराग्राफ में आप अपने क्वालिटीज़ एंड स्किल्स लिखेंगे. यहाँ पे लिखा है रिलेटेड टू वट एवर द पोस्ट, आर्टिस्टिक स्टाइल है उसका, वाइब्रेंट है, एंगेजिंग है, और उसमें लिखा है कि एक्सपीरियंस, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपके पास फॉर्मली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने अपने स्किल्स एकेडमिक ट्रेनिंग के थ्रू और अपने प्रोजेक्ट्स, खुद के प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स में आपने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने क्वालिटीज़ को लिखोगे. डेडिकेटेड, टीम प्लेयर, वहाँ क्वेश्चन से ही लिया है, टीम प्लेयर, एंड आप अपने जॉब को लव करते हो और इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना चाहते, एंड आपने क्या क्या अटैच किया है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जॉब एप्लीकेशन में लिखना है कि इफ़ गिवन अ चांस आई विल प्रूव टू बी एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और आप योर्स सिंसियरली एंड नेम से एंड करेंगे. बायोडेटा में आपने नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो क्वेश्चन में ही दी गई है,
तो बैचलर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स, आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम XYZ यूनिवर्सिटी शिलोंग और कितने परसेंटेज कौन से ईयर में की, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने बस इंस्टीट्यूट का कोई नाम इन्वेंट करना है, शिलोंग एंड परसेंटेज एंड ईयर, ठीक है ना। देन आपने अपने स्किल्स बताने हैं। स्किल्स थोड़े से क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड देन रेफरेंसेस ज़रूर लिखना है, तो एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस मतलब आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, क्योंकि यहाँ आप लिख रहे हो कि आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने सीनियर लेक्चरर्स का नाम, प्रोफेसर्स का नाम लिख के और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, एंड जिसके अंडर आपने वर्कशॉप लगाई, एंड उनका नाम एंड एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। एंड एनक्लोजर्स पोर्टफोलियो ऑफ 5 सैम्पल जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो रेफरेंसेस बेसिकली मीन्स कि जो आपके बारे में करंट एम्प्लॉयर को बता सकता है कि आप किस तरह काम करते हो, आप हार्ड वर्किंग हो, किस तरह के बंदे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग। क्वेश्चन है, इन एन एरा ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज रिमेन्स अ वाइटल चैलेंज। तो एक आजकल की दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कल्चर को प्रिजर्व करना एक चैलेंज है। तो ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन करो, ठीक है ना, पर्टिकुलरली फॉर द यूथ। इंडिया कंटिन्यूज टू navigate the complexities of maintaining tradition alongside modernity. Write an article exploring the role of cultural heritage in shaping the identities of today's Indian youth. Provide examples to illustrate your points wherever necessary. तो आपने ना सिर्फ एग्जाम्पल्स देने हैं और किस तरह हम कल्चरल हेरिटेज किस तरह हम एक्सप्लोर करके अपनी आइडेंटिटी को शेप कर सकते हैं, इंडियन यूथ कैसे शेप कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्यूज भी मिले हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये डायरेक्शन देते हैं किस तरह आपने आर्टिकल राइट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू दिया है, हाउ हैव ग्लोबल इंटरैक्शन एंड टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंस्ड और चेंज दीज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अमंग टुडेज यूथ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये इंक्लूड करना है कि वो पॉइंट्स ले लेने हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, इन एन एरा ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो आप शुरू इस तरह ही कर सकते हैं, द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज रिमेन्स अ वाइटल चैलेंज। और किस तरह आपने नेक्स्ट में जिस क्यू को लेना है वो फर्स्ट क्यू को लेना है कि किस तरह ग्लोबल इंटरेक्शन और टेक्नोलॉजीज़ ने हमारे पे असर डाला है, कि कैसे इन्फ्लुएंस किया है हमारे कल्चर को, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। तो ना सिर्फ वो फूड, लैंग्वेज और हमारी भाषा में भी आ गया है, किस तरह इंग्लिश हमारी भाषा में इंक्लूड हो गई है। तो ये सब फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में ही किस तरह टेक्नोलॉजी लेकिन हमारे ट्रेडिशंस को अलाइव रख सकती है, जैसे सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं इंडियन आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए, बच्चों को विजिटिंग हेरिटेज साइट्स जैसे पंजाब में विरासत खालसा है, इस तरह इवन वर्चुअल म्यूजियम टूर्स हैं एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो फोक ट्रेडिशंस को अलाइव रख रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड पैराग्राफ में आप किस तरह बेनिफिट कर सकता है यूथ को, कल्चरल हेरिटेज किस तरह उनकी आइडेंटिटी को शेप कर सकता है वो लिखना है। तो हम यूथ अपने पास से कनेक्ट होएगा, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड मेनी फेस्टिवल्स लाइक ईद, पोंगल एक्सेट्रा मनाएंगे, तो वो ट्रेडिशंस को रीइंफोर्स करेगा और हमारे में यूनिटी पैदा करेगा। इवन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हमारी क्रिएटिविटी प्रमोट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स
ये प्रिजर्व करते हैं हमारे ट्रेडिशंस को, जैसे पंजाब में है झूमर, सम्मी एंड ऑल, एजुकेशनल ट्रिप्स। सो सेकंड पैराग्राफ में किस तरह कल्चरल हेरिटेज हमारे आइडेंटिटी को शेप करता है और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पैराग्राफ में आप किस तरह इंस्टीट्यूशंस और सोशल मीडिया हेल्प कर सकती है इनको प्रिजर्व करने में, ट्रेडिशंस को। वेदर इवन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं हमारे ट्रेडिशंस को बचाने में, ये आपने लिखना है। तो इस क्वेश्चन में भी फॉर्मेट का 1 मार्क्स, यानी कि आपने हेडिंग देनी है और बायलाइन देनी है, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा फॉर्मेट का। और ऑफ कोर्स कंक्लूजन भी देना है टुवर्ड्स द एंड। कंटेंट में आपने किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है हमें ग्लोबल इंटरेक्शन और टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, वो लिखना है। और फिर किस तरह हम, क्या बेनिफिट होगा अगर हम कल्चर को, हेरिटेज को संभालेंगे, यंग लोग संभालेंगे, और किस तरह, क्या वेज हैं यंग पीपल और इंस्टीट्यूशंस इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कंटेंट के पॉइंट है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स कवर कर देना, टोटल 4 पॉइंट्स कवर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ रिपोर्ट राइटिंग इज द ईजिएस्ट, क्योंकि इसमें आपने 5 W's एंड 2 H इंक्लूड करने हैं। एंड रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। 1 मार्क्स फॉर्मेट का, जिसमें हेडिंग प्लस बायलाइन आएगी। हेडिंग योगा डे सेलिब्रेशंस एट ABC स्कूल्स, बायलाइन बाय हिजा अजीज क्लास 12th D, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्या ओकेजन था इंटरनेशनल योगा डे और कब मनाया गया, ऑन 21 जून, एंड कौन से स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेट किया, ABC स्कूल, और किस डिपार्टमेंट ने, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और क्या एम था। सेकेंड पैराग्राफ में कैसे सेलिब्रेशंस बिगिन हुए, हाउ इंक्लूड करना है, कैसे बिगिन हुए, कौन, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, क्या क्या आसनास कंडक्ट किए गए योगा इंस्ट्रक्टर ने, और स्पेशल सेगमेंट कौन सा था, और एडिशनली बच्चों ने और क्या क्या पोस्टर्स और स्पीचेस भी दी, पोस्टर्स बनाए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पैराग्राफ में कि किस तरह लोगों पे इम्पैक्ट हुआ, हाउ डिड दे फील। तो इसको फर्स्ट पर्सन में नहीं, थर्ड पर्सन में लिखना है, एज इफ यू आर नॉट द पार्ट, ठीक है ना। और बच्चों को एनकरेज किया गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जाए, और उन्होंने प्लेज ली, और इट वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। तो लास्ट में ये लिखना है कि किस तरह ये प्रोग्राम एक बड़ा सक्सेस था। तो होपफुली अब आपके लिए राइटिंग पार्ट बहुत इजी है, एंड आई एम श्योर कि ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी वीडियो। ऑल द बेस्ट।